अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हकीकत क्या है में जहांगीर यूसुफ आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पूरी दुनिया के लिए बहुत सरप्राइजिंग डे इसलिए था क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया, इवन के अमरीकी इदारे ये कोट कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे कि अफ़गान तालिबान जो है वो 60 से 90 दिन के अंदर जो है काबुल पर काबिज हो सकते हैं। लेकिन विद इन कपल ऑफ डेज ये सब कुछ हुआ और बड़े प्री प्लान अंदाज में हुआ। एक शख्स भी हलाक नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फायर नहीं हुआ काबुल के अंदर, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में सब कुछ हुआ। अब आगे क्या होने जा रहा है? अफगान तालिबान की जब हुकूमत आएगी तो उसमें क्या होगा, क्या चेंजेस होंगी? 1996 से लेकर 2001 के दरमियान जब तालिबान, अफगान तालिबान की हुकूमत थी, तो उस वक्त की तालिबान और आज की तालिबान में क्या फर्क होगा, क्या नई स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से वो दुनिया के साथ अपने मामलात को लेकर चलेंगे, अमेरिका का क्या रोल होगा, पाकिस्तान का क्या रोल होगा, और दीगर जो चाइना और रशिया के हवाले से बताया जा रहा है कि काफी अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त अफगान तालिबान के साथ, उनके साथ क्या हिकमत अमली होगी, इसी पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, इसके साथ साथ मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो गुज़श्ता जो तारीख की सबसे बड़ी फतह अगर इसको करार दिया जाए तो गलत ना होगा, क्या कमेंट करना चाहेंगे? अफगान तालिबान ने जिस तरीके से काबुल को चारों तरफ से पहले घेरा और बगैर किसी नुकसान के वहां पर गए, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया जी। अगर तो रेजिस्टेंस होता, यानी विल टू फाइट होती इनकी आर्मी की या इनके सिविलियंस की, मिलिशियाज की, तो फिर तो बड़ा खून खराबा होता जी। तो वो चीज नहीं, जिससे यूँ लगता है कि जो अवाम थे वो भी नहीं इस हुकूमत के साथ थे, क्योंकि यहाँ पे करप्शन के लीडर्स में खास तौर पर करप्शन बहुत ज्यादा थी जी। और यही फीलिंग थी लोगों की कि ये अमेरिका के साथ, भारत के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर उनके मफादात के लिए काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए। लिहाजा इनकी हुकूमत के लिए लड़ना, अपनी जाने देना, वो कोई माने नहीं रखता जी। नतीजा ये कि यहाँ पे किसी ने मजामत नहीं की और तालिबान ने अक्लमंदी ये की तो वो खास किस्सा पुरमन हो गया और एक फतह भी हुई, लेकिन दूसरे इसके साथ साथ एक नेशनल रिकंसिलिएशन भी हो गई। उन्होंने किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा। तो लगता यूँ है कि इस तरह की पॉलिसी जो है उससे अमन आगे उसको प्रमोट करने में उनको मदद मिलेगी। बाकी तो मुझे सारा इनके अपने मज़ाक़रात थे, क्योंकि मज़ाक़रात के बाद ही प्रोग्रेस गवर्नमेंट बनेगी और अगर मज़ाक़रात कामयाब नहीं होते तो फिर ये किस्सा खराब हो जाएगा। तो इस वक्त जरूरत यही है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं ये बैठ के अपने अंदर कंसेंसस पैदा करें। कंसेंसस होगा जब खुदगर्जी से हट के उनके लिए सोचेंगे और गिव एंड टेक की बुनियाद पे काम करें। अशरफ गनी अटका रहा और सिर्फ अपनी सदारत बचाने के लिए उसने सारा कुछ होया, खुद भी जलील हुआ और आपने देखा कि ये तूल पकड़ गई बात और काफी तालिबान जो है वो शहर शहर फतह करते रहे, वरना ये पहले दिन ही मामला हल हो जाता है अगर वो बैठ के मुलाकात कर लेते। तो अब भी असल चीज हो रही है कि ये सारी जो लीडरशिप है ये बैठ के मुलाकात करके कैसे चीजें करती है और उसमें खुदगर्जी नहीं होनी चाहिए। अमन के लिए एक दूसरे का नुक्ता नजर सुनना और उसका मदद करना जो है वो जरूरी हो। अच्छा जैन साहब, क्या आपको लगता है कि वो ममालिक जो कि अफगान हुकूमत के साथ थे, क्या आपको लगता है कि वो उनको अफगान तालिबान की हुकूमत को मानेंगे? क्योंकि बरतानिया की जानिब से भी बड़ा बयान दिया गया है, उन्होंने कहा है कि हम नहीं मानेंगे और दीगर ममालिक को भी नहीं मानना चाहिए। वो तो उस वक्त तक है जब तक कि इनका कोई इत्तेफाक राय नहीं होता जी। अगर इत्तेफाक राय हो जाता है और तमाम स्टेक होल्डर, तमाम खड़े जो पोलिटिकल हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं, मुल्क में अमन रहता है और वो सारी दुनिया को कहते हैं कि आगे अपने एम्बेसीज खोलें और उनमें सबसे पहले रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान वगैरह ये खोल देते हैं जी। तो फिर वक्त की बात है ये के बाद दिगरे आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी सारे फिर खोलना शुरू कर देंगे। तो इनिशियल रिएक्शन है क्योंकि अभी चीजें वादे नहीं है, अभी लोगों को ये दूसरी दुनिया को ये ख्याल है कि शायद तालिबान की सिर्फ हुकूमत करने लगे हैं, लेकिन तालिबान ने जिस तरह की काउंसिल बनाई है
उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि वो खुद अकेले हुकूमत नहीं करना चाहते। काउंसिल जो बनी है उसमें हामिद करज़ई भी है, अब्दुल्ला भी है, ये तो उनके मुखालिफिन में से थे। जी, तो उनका मुतालबा सिर्फ एक वक्त में यही था कि अशरफ गनी नाजायज आदमी, इसको उठाना चाहिए, बाकी तो वो सबसे बात करने को तैयार है। अच्छा। मेरा अपना अंदाजा है हाँ। कि ये बातचीत हुई और कामयाब होगी तो फिर दुनिया मानेगी। ये कैसे होगा कि फिर ना तस्लीम करे। तो अब ये इनिशियल रिएक्शन है बरतानिया वगैरह। जैन साहब, क्या प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, प्रेसिडेंट के लिए कौन स्ट्रांग उम्मीदवार है अफगान तालिबान की जानिब से? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम आ रहा है इस वक्त। अब मेरा ख्याल है वही नंबर 2 चूंकि उनकी हिराकी में है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तो उसको क्योंकि मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो अमीरुल मोमिनीन का रुतबा रखते हैं, यानी वो ओवरऑल इनके सुप्रीम लीडर हैं। जी, तो वो हुकूमती मामलात को मेरा ख्याल है नहीं संभालेंगे, देखेंगे, बल्कि वो एक रहनुमा के तौर पे जो ओवरऑल पॉलिसीज, गाइडेंस, रहनुमाई हर फील्ड में काम पूरी की वो करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही सुटेबल आदमी। अच्छा जैन साहब, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, कल हमने देखा कि जैसे ही काबुल में दाखिल हुए अफगान तालिबान तो भारतीय मीडिया चीख उठा। भारतीय मीडिया हर तरफ से उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया और वो बयानिया जो कि हमेशा से अफगान अवाम के खिलाफ होता है और ये जो इनका हमेशा से स्टैंडर्ड रहा है अफगान हुकूमत के साथ, जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को आगे लेकर गए, और जब कल उन्होंने नाकामी हुई तो उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया। देखिए, पाकिस्तान पे इल्जाम लगते रहे कि जनाब हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो तो सारे इल्जाम खुद बहुत देर हो गए, क्योंकि वहाँ तो कोई मज़ामत नहीं हुई। तो हमने तो नहीं कहा था अफगान आर्मी को कि आप मज़ामत न करें। सो लाज़मी बात है कि ये तो एक ढोंग था, वो खत्म हो गया। लेकिन अब ये फ्रस्ट्रेशन जरूर है भारत में, क्योंकि उन्होंने खर्चा बहुत किया, पैसा बहुत लगाया था, इनकी लीडरशिप की जेबें भरी, अशरफ गनी, अब्दुल्ला सालेह, ये वैसे नहीं पाकिस्तान को वो जो भागते थे, उसकी वजह ये थी कि इनकी जेबों में पैसा बड़ा डाला जी। अब ये भाग गया वहाँ से, तो ये तो पैसा भी ले गए, पॉलिसी भी खत्म हो गई। ऊपर अगर तालिबान आ जाते हैं तो वो न्यूट्रल रहेंगे। उन्होंने कहा जी कि हम जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं होगी। तो उस लिहाज से तो उनका चीखना चलाना जो है भारत का, वो उसकी वजह मालूम है, नजर आती है। तो इस मामले में बिल्कुल फिलहाल तो यही लगता है कि उनका बहुत नुकसान हुआ। 30 साल की इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हो गई और सियासी तौर पे पॉलिसी बिल्कुल जीरो हो गया। अच्छा जैन साहब, जो कुछ हुआ वो एक्चुअली पूरी दुनिया में किसी के नाम को मानने नहीं था। तो भारतीय भी मुतमिन थे, पैसा लगाते हैं इसी वजह से जी। लेकिन आप देखिए कि कितना मसूरी निजाम था जो अमरीका के ज़रिए चलता रहा, और जैसे अमरीका ने हाथ उठाया तो सब घेर हो गया। अच्छा जैन साहब, 1979 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, 10 साल तक जंग लड़ी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2001 में जब अमेरिका आया और आज 20 साल हो गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको लगता है कि अब ये जो गेट है, ये जो मामला है, हमेशा से अफगानिस्तान पर कब्जा करने का कोशिश हमेशा से की गई, क्या अब ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा इसके बाद? मेरा ख्याल है अब नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अमेरिका में बहुत ज्यादा तनकीद है। इनकी हुकूमत से कि हमें झूठ बोलते रहे हैं, ये इन्होंने पैसा बेतना बर्बाद किया अफगानिस्तान में, हासिल कुछ नहीं हुआ, जो कहते रहे वो उनमें से कोई भी चीज दुरुस्त नहीं थी। तो जब सुपर पावर का ये हाल हो तो दूसरे भी कहाँ जरूरत करेंगे कि भारत वगैरह तो नहीं कोशिश करेगा कि वो उनकी आगे जगह ले, और भारत को रेजिस्टेंस भी होगा, सिर्फ तालिबान का नहीं बल्कि रीजनल कंट्रीज हैं वो भी फिर उसमें भारत के खिलाफ काम करें। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल अफगानिस्तान जो है उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। और जैन साहब, अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? क्या अफगान तालिबान के आने के बाद पूरे खित्ते में जो अमन अमान की सूरत हाल है, खुसूसन पाकिस्तान और भारत की, क्या आपको लगता है कि चीज़ें जो है सेटल डाउन हो जाएंगी? इस पे अभी क्या ना कबरत वक्त है। उसकी वजह ये है कि तालिबान ने ये तो वादा किया हुआ है, अंडरटेकिंग है कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी जी। लेकिन वो किस हद तक उन ग्रुप्स को, जिस तरह ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, TTP है, दाइश है, इनको कैसे कंट्रोल करते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं या इनको निकालते हैं मुल्क से, ये चीजें कुछ वक्त लगेगा जब वादे होंगी। अभी तो उनकी हुकूमत नहीं बनी, हुकूमत बनने के बाद ये देखा जाएगा, और ये सब मुल्कों से प्रेशर होगा उनके ऊपर, पाकिस्तान की तरफ से भी
गई चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से, ईरान की तरफ से, कि आप इनको फौरन ये जो ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको कंट्रोल करें या एलिमिनेट करें ताकि हमें कोई इफेक्ट ना रहे। तो तीन मुल्कों ने तालिबान की मदद की। तो इस लिहाज से ये अभी कदर उस वक्त है, ये देखना होगा कि तालिबान इस पर कैसे अमल करते हैं। हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो गुज़श्ता रोज़ जो कुछ हुआ बड़ा सरप्राइजिंग था पूरी दुनिया के लिए। हमने देखा कि बहुत कम वक्त में, इवन के अमेरिकन एजेंसीज की जानिब से, खुफिया इदारों की जानिब से 60 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन विद इन फ्यू डेज ये सब कुछ हो गया। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, वो कभी कहते थे अमेरिकन के जी ये 3 महीने में ये जो है दे आर लाइकली टू टेक ओवर काबुल, और बहुत सारी चीजें, इवन जो वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो भी बहुत सारी बातें करते थे, बट एसेंशियली द ग्राउंड रियलिटीज वर टोटली डिफरेंट। जहाँ हम ये बात करते हैं जी कि तालिबान की इतनी स्विफ्ट मूव को आपने देखा, और इस मॉडर्न वर्ल्ड ईरा के अंदर आपने जिस तरीके से ओवरऑल ओके काबुल को आपने फाल होते हुए देखा, पूरे मुल्क को विद इन पास्ट फ्यू डेज के अंदर अगर आप इसको देखते हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ सर्टली उनकी जो कमिटमेंट थी, जो जीत थी तालिबान की, अफगान तालिबान की, उसको तो आप सर्टली आउट नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज जिसकी तरफ मेरा ख्याल है हमारा जरूर जहन जाना चाहिए, दैट इज कि अफगान अवाम जो अफगानिस्तान जो है वो पिछले 42 सालों से इस सारे प्रॉब्लम के अंदर मौजूद है। वो कुछ पीरियड जो था 89 से लेकर 2001 के इन बिटवीन भी, वो भी कितना को कंफर्टेबल पीरियड है अफगानिस्तान के जी। तो एक मेरा ख्याल जो सबसे बड़ी बात है कि अफगान लोग बेतहाशा परेशान और तंग थे इन सारे हालात के अंदर। तो आप ये देख लें कि जिस शहर के अंदर और जिस दारुल हुकूमत के अंदर, ये शहरों के अंदर ये जाते रहे, तो वहां पर तो दे वर वेलकम बाय द जनरल पब्लिक। सो एक तो ये जरूर हम कहेंगे कि इट वाज बेसिकली लोगों का रिस्पांस टुवर्ड्स अफगान तालिबान, बिकॉज दे हैड मेड अप देयर माइंड कि नहीं भी अब इनको आना चाहिए। और फिर देखिए अफगान तालिबान की भी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है कि पहले तो उन्होंने पूरे मुल्क को 4-5 जो उनके बॉर्डर आते थे उनको उन एरिया को उन्होंने कंट्रोल किया। फिर उसी के साथ ऐसा नहीं कि वो सोलो गेम प्ले कर रहे थे, वो उज़्बेक उनके साथ थे, हजारा उनके साथ थे, ताजिक एक लिहाज से उनके साथ थे, शुमाली इत्तेहाद के लोग उनके साथ थे, शुमाल से ही उन्होंने एक लिहाज से मूवमेंट शुरू की है। सो एक तो ये बात आ जाती है। दूसरी मैं ये कहूंगा, आप उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, आपने उनकी सारी स्टेटमेंट्स को बड़ा आपने बैलेंस देखा, वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स अफगानिस्तान, टुवर्ड्स इवन द वर्ल्ड। और फिर जैसे इससे पहले इल्जाम होता था कि जी ये खवातीन के खिलाफ हैं, ये उनके पर्दे का सारा कुछ है, उनके पढ़ने के खिलाफ, उनके नौकरी करने के खिलाफ। अब तो सिचुएशन जो है वो सारी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गई, सारी दुनिया को पता चल गया। तो और उसी के साथ जब देखें इतना सारा, मतलब अफगानिस्तान कोई छोटा एरिया तो नहीं है, 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा सा ये ज्यादा है, बहुत बड़ा ये रखता है। और उसके अंदर जिस तरीके से इनकी मूवमेंट हुई और फिर वो काबुल तक पहुंचे, और काबुल के अंदर भी जिस तरीके से उनकी एंट्री थी, जो कुछ भी था, मेरा ख्याल है इट वेंट ऑल अलोंग वेरी पीसफुल। सर्टली कुछ जगहों पे सारा कुछ हुआ। एक और जरूरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये कुछ लोग बात करते हैं ये अफगान नेशनल आर्मी थी, 3.5 लाख की फौज थी, अच्छा भी वो भी किसी तरीके से फाइट्स में दे सके और सारा कुछ है जी। कोई अगर हम ये कहें कि अगर अफगान तालिबान की बात करते हैं, अफगान फाइटर्स की बात करते हैं, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दे आर प्रूव देमसेल्व्स, तो हाउ कैन वी से जी कि जो अफगान नेशनल आर्मी थी वो बाहर से तो नहीं भर्ती करके लेकर आए थे ना जी, तो ये अफगान लोग थे ना। बट देन द इश्यू वाज अगेन, क्योंकि वो सारे के सारे इस सिचुएशन के अंदर वो परेशान थे, चाहे वो अफगान नेशनल आर्मी का सोल्जर या ऑफिसर था, गिवन दिस क्रेडिट, क्योंकि वो भी इस सारी सिचुएशन के अंदर, और जो फोर्सेस बाहर की थी उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ था अफगानिस्तान को, सर्टली वो भी उसके इतिहास के खिलाफ थे। तो जिस तरह की वेव देखी, जिस तरह लोगों का रिस्पॉन्स देखा, तो मैं ये समझता हूँ कि अफगान नेशनल आर्मी में बिल्कुल जिस तरह एक नेशनल आर्मी को होना चाहिए, मेरा ख्याल है उन्होंने उसी तरीके से काम किया और वो जगह छोड़ के गए। दे डिड नॉट गो इनटू फाइट, दे डिड नॉट गो इनटू कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली विद अफगान तालिबान। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब अगर अफगान हुकूमत बन गई है
तो अपने अफगान नेशनल आर्मी जो उसको टोटली खत्म कर देंगे, डिसबैंड कर देंगे, सर्टली उसको उन्होंने बेहतर तरीके से रीबिल्ड करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, उसको आगे लेके चलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीजों के अंदर अगर देखा जाए तो अफगान तालिबान, अफगान अवाम, अफगान नेशनल आर्मी एंड ओवरऑल बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वो भी अफगान तालिबान विक्ट्री और फिर पब्लिक विक्ट्री है जो इस वक्त आपको नजर आती है अफगानिस्तान के अंदर। और फिर अब जो सिचुएशन आगे चलती जाएगी तो मेरा ख्याल है सूरत हाल और वाज़ेह होती जाएगी। अच्छा कर्नल साहब, क्या फर्क लगा आपको अफगान तालिबान में? माजी के अफगान तालिबान 1996 से 2001 के दरमियान जो तालिबान थे और आज के तालिबान, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी की बात की, काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में वो उन्होंने प्री प्लान सब कुछ किया और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े पॉजिटिव वे में। इवन कि जब वो काबुल दाखिल हुए तो उन्होंने कहा कि हम बाय फोर्स अंदर नहीं जाना चाहते, तो काफ़ी गुड जेस्चर था पूरी दुनिया के लिए। क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है आज के तालिबान और माजी के तालिबान में? देखिए, आज का जो अफगान तालिबान है, सच्ची इनके तो लीडर वो थे जो उस वक्त के जो यंग लोग थे, मैं टॉकिंग ऑफ लेट 90s की 2000 की अगर हम बात करते हैं, फिर ये भी जरूर देख लें कि इस 20-21 सालों के अंदर जिस तल्ख तजुर्बे के अंदर गए, जिस मुश्किल के अंदर से ये हमारे अफगान तालिबान गुजरे हैं, जिस तरह सितंबर 11 का जो सिलसिला हुआ और फिर अमेरिका ने आकर जिस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, उसको तबाह बर्बाद किया, जिस तरीके से उस पे मिसाइल टोमाहाक एंड वट नॉट जो फायर किए, और उसी के साथ फिर जब इन्होंने अफगान तालिबान जो उनको पकड़ा और फिर उनको कंटेनर्स के अंदर, माइंड यू कंटेनर्स के अंदर बंद करके कि भी हम आपको आगे ले जा रहे हैं, और फिर जिस तरीके से उनको उन्होंने उस दश्त के अंदर एक यहाँ से ले जाके छोड़ दिया। आप अगर थोड़ा सा उसका तस्वुर भी करें तो मेरा ख्याल है इंसान कांप उठता है कि ये कोई इंसानियत किसी इंसानियत के साथ कोई ऐसा सलूक कर सकती है। ये सारे तकलीफ बेहतरीन प्रोसेस के अंदर से अफगान तालिबान गुजरे हैं और बिल्कुल तजुर्बात की पट्टी के अंदर से एक लासी निकले, सबक सीखा उन्होंने माजी से, सबक सीखा उन्होंने अपनी माजी की गलतियों से, कहाँ पे वो दे वेंट रॉन्ग। और मेरा ख्याल है इस सारी बातों के साथ अब जब वो उनका ओवरऑल जो नैरेटिव सामने एक लिहाज से आ रहा है, दुनिया के सामने आ रहा है, इट्स बेसिकली अ फेस ऑफ पीसफुल अफगानिस्तान, पीस लिविंग अफगान तालिबान की अगर हम बात करते हैं तो वो चीजें एक लिहाज से सामने आई हैं। उनको आपने काफी हद तक बैलेंस देखा है, उनको उनके अंदर शिद्दत पसंदी जिसको वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न मीडिया या अमेरिकन मीडिया ओवरऑल प्रोजेक्शन देता रहा, सारा कुछ कहता रहा, उनके खिलाफ जाते रहे। लेकिन आप ये देख लेना, इफ यू रिमेम्बर कि जी 2001 के बाद तो लगता था जी कि नहीं, दे आर नो मोर अफगान तालिबान इज ऑल ओवर नाउ। और याद है जिस तरह के क्लेम्स आपने सुने थे यार बुश से, और इसके बाद भी कि जी हमने तो खत्म कर दिया सारे के सारा, नहीं नाम लिया अलकायदा का कि जी नहीं हमने तो अफगान तालिबान को खत्म कर दिया। सो सी देन व्हाट हैपेंड से इन 2021 के अंदर। और ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि अब अफगान तालिबान ने अपना एक माइंड सेट लोगों को दे दिया है, और बिल्कुल जिस तरीके से उनकी एंट्री थी अफगानिस्तान के अंदर, और फिर उनको मीडिया की, सोशल मीडिया की अहमियत का भी सारी चीजों का इनका दे केप्ट एवरीबॉडी राइट अब्रेस्ट के लिए। अच्छा क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, हम आगे क्या सोच रहे हैं, लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, हमारी अपनी हिकमत अमली क्या है। सो उसमें हुआ ये कि वो लोगों के अंदर जो अफगानिस्तान के लोग थे उनके अंदर वो फियर, वो पैनिक, वो परेशानी नहीं देखी जो इससे पहले हम देखा करते थे। तो दैट इज द रियल डिफरेंस जो कि मैं समझता हूँ कि अब के अफगान तालिबान के अंदर और फिर जो प्रायर टू 2000 के जो अफगान तालिबान की जो हिकमत अमली थी, जो ओवरऑल जो हार्ड रवैया होता था, उससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा कर्नल साहब, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जब काबुल के अंदर अफगान तालिबान दाखिल हुए, चारों तरफ से जब उन्होंने घेराव किया, सदारती महल में जब मुज़ाकरात जारी थे, तो उस वक्त भारतीय मीडिया चीख रहा था, चला रहा था और बहुत ज़्यादा जो है इस तमाम तर सूरत हाल पर तनकीद कर रहा था। अब भारत का क्या लाएमल होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि उनका जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, जितना भी उन्होंने पैसा लगाया था, वो तो सारा बर्बाद हो गया। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। भारत जो है ना इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, बिल्कुल इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जिस तरह उसने अफगान सॉइल को इस्तेमाल किया, अफगान रजीम को इस्तेमाल किया, माइंड यू इट इज नॉट ओनली आप ये कहें जी कि नहीं अशरफ गनी को उसने इस्तेमाल किया, हामिद करजई को भी उसने इसी तरीके से इस्तेमाल किया। और ये देखे ना
वो तो इट वॉज हेड बेसिकली फॉर इंडिया इन अफगानिस्तान, यानी हर तरह के लोग अवेलेबल हैं, पैसा वो खर्च कर रहे हैं, 12 के करीब कॉन्सुलेट्स खोले हुए उन्होंने, रॉ ओपनली काम कर रही है, इसके बाद वो वहाँ पे ग्रुप्स तश्कील दे रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्दी किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ एक लिहाज से कर रहे हैं। वो तो आप ये देख लें कि इंडिया की दहशतगर्दी को और रॉ को तो सही माना में अब आप बेवा होते हुए एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि देखते हैं इस वक्त यहाँ जो सिचुएशन है अफगानिस्तान के अंदर, और सर्टनली अब जो इंडियन मीडिया के जो बैन थे, जिस तरह के उनके लोग थे, उनके एंकर्स की बात करें, उनके गेस्ट की बात करें, उनके जो एनालिस्ट थे, स्पेशली वो जो फौज से ताल्लुक रखते थे, उनको चीखना, चिल्लाना, मूंछों को ऊपर करना, नीचे करना, परेशानी के आलम में, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को तो कल उन्होंने हीरो बना दिया पूरी दुनिया ठीक है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इंडियन एनालिस्ट, इंडियन एंकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और ये वो एक्चुअली ये वो ड्रामाबाजी है उनकी, झूठ बोलते हैं, ये फेक लोग हैं ये बेसिकली। अच्छा जैन साहब, अब आपको क्या लगता है जब हुकूमत बनेगी अफगान तालिबान की, और वहाँ पर वो जिस तरीके से उन्होंने 2001 से पहले 1996 से 2001 तक उन्होंने हुकूमत की, तो मुख्तलिफ आरा थी लोगों की, क्या आपको लगता है कि जो अफगान अवाम है वो उनको वहाँ पर वेलकम करेंगे, और जो जब इंतखाबात होंगे बड़ी तादाद में वोट भी हासिल करेंगे? बात यह है कि एक पुराना दौर था उनका जिसका कुछ खौफ लोगों के जहनों में था जी। अगर वो चीजें वो दोहराते नहीं, उनको ये कह लीजिए कि एक सबक सीखा, जैसे खवातीन के हकूक के बारे में है जी, या ये कि जो सजाएं हैं वो बड़ी जैसे पब्लिकली कोड़े मारना और इस तरह की चीजें, अगर उन्होंने वो कुछ न किया तो अवाम में फिर उनकी तमीरा ये हो जाएगी, क्योंकि इस वजह से एक चीज वाज़ेह है कि इनका इंसाफ मुहैया करना सिस्टम इनका बहुत ही इफेक्टिव था, बड़ा तेज था। उसके साथ साथ ये कि सादगी थी, ये लोग जो है ये कोई पैसा ज़ाया करने वाले या वो नहीं थे। उस जमाने में इन्होंने मुल्क की तरक्की की तरफ ख्याल नहीं किया, बड़ी दरामद पसंदी की, लेकिन अभी ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं। चाइना अगर आगे बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने शुरू हो गया चीजें, तो फिर लोग इनको एक्सेप्ट कर लें। असल चीज यही है कि आप कॉन्डक्ट, लगता यही है कि इनका कॉन्डक्ट पहले की निस्बत बहुत बेहतर, रिफॉर्म्ड है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ये अधिकारवान जी, प्रिमिटिव सोच के मालिक नहीं है, तो उम्मीद तो है कि ये अमन कायम कर लेंगे अपने। अच्छा लास्ट क्वेश्चन जैनी साहब, चाइना ने भी अभी गुज़श्ता जब मुलाकात हुई अफगान वफ़द से चाइना में काफ़ी खुशगवार हुई। रशिया की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, तो काफ़ी अच्छा इनका आपस में एक ब्लॉक बन चुका है। क्या आपको लगता है कि इससे अमेरिका खौफज़दा होगा, इंडिया खौफज़दा होगा? खौफज़दा नहीं, लेकिन एक शॉक इफेक्ट है, अपसेट है। जैसे उन्होंने छोड़ा था, किसी का भी इनका ख्याल नहीं था कि अफगानिस्तान जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा। यही ख्याल था कि ये बहुत अरसे तक रहेगा डिस्टेबलाइज, यहाँ से टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ भी होता रहेगा, रशिया के खिलाफ भी, चाइना। वो मायूसी लाजमन होगी, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होती, तालिबान इन पे काबू पा देते हैं, तो उनका तो मकसद यही था, चाहे अमेरिका का, कि ये खित्ता इसी तरह लड़ाई झगड़े रहे, डिस्टेबलाइज रहे जी, चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इधर ना बढ़ा सके, अपना बिजनेस ना सेंट्रल एशिया में ले जा सके। लेकिन ये उनको लाजमन फ्रस्ट्रेशन होगी कि ये तो चीजें नहीं हो सकी। अब उसके लिए कल को वो कोई और रास्ता सोचें, कोई दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे उनको किसी तरह स्पॉन्सर करना शुरू करें। ये तालिबान के लिए चैलेंज हो सकता है, खित्ते के मुल्कों के लिए भी चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ये तो एक बिल्कुल सीधी सी बात है कि अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता था, तो वो ये कैसे कर सकता था कि अफगानिस्तान को रिफॉर्म करके स्टेबलाइज करके चाइना के हवाले कर दिया, तो नहीं हो सकता। तो वो उनको लाजमन एक शक है कि मायूसी फांसी होगी इसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमसे बात कर रहे थे और मौजूदा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अपना कीमती तज़िया दे रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से जहांगीर यूसुफ को दीजिए इजाज़त। इस हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।